स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें, बेल आइकन प्रेस करें और कंप्यूटर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। Hey guys, this is Gautam and you're watching Computra Learn with Technology. So in this video we are talking about C language. So let's get started. So सबसे पहले एजेंडा की बात करते हैं, क्या क्या हम इस पूरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, देन सेकंड द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, तीसरा प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, चौथा एल्गोरिथम के बारे में कुछ समझेंगे और पांचवा सी लैंग्वेज का कैसे फ्लो चार्ट तैयार करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम कई सारे टास्क एक बार में करा सकते हैं अपने कंप्यूटर से। हम कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं जो कि एक लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं और वो लैंग्वेज कंप्यूटर ईजिली समझ लेता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग। सो इसके बाद अब बात करते हैं द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में। सो इसमें क्या होता है, जब भी आपको कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे के सॉल्व कराते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कंप्यूटेशन। मतलब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और तो उसे एक प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग उसे ईज़िली सॉल्व कर लेते हैं। सो अब बात करते हैं सेकंड, प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। ठीक है, इससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाती है। इसको मैंने 7 स्टेप में आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बताए हुए हैं। सो पहला स्टेप से शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो हमें इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना होता है। सो आप जैसे ही प्रॉब्लम को समझ लेते हैं आपको एल्गोरिथम उस प्रोग्राम की तैयार करनी होती है और एक बार एल्गोरिथम तैयार हो जाती है फिर हम उसके बाद अपने कंप्यूटर में उसे कोड कर सकते हैं। बट हमें समझने के साथ साथ उस प्रोग्राम की एल्गोरिथम भी तैयार करनी होती है। तो इस पहले स्टेप में इतना ही काम होता है। दूसरा स्टेप है डिज़ाइन द प्रोग्राम। अब इसको भी जान लो। किसी प्रोग्राम के टास्क को समझने के बाद प्रोग्राम का एक फ़्लो चार्ट तैयार किया जाता है। मतलब अगर आप किसी भी प्रोग्राम को समझ लेते हैं तो एल्गोरिथम तो ठीक है, आप उसका फ़्लो चार्ट भी तैयार किया जाता है। फ़्लो चार्ट क्या होता है, एक प्रोग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और इससे हम लोग बहुत ही ईजी वे में हम किसी भी प्रोग्राम को उस फ़्लो चार्ट को देख के हम अपने कंप्यूटर पर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप होता है और इसको फॉलो किया जाता है। सो स्टेप 3 है राइट द कोड। इसमें क्या होता है कि आपको कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम तैयार करना है उसको एक कोडिंग में लिखा जाता है। मतलब आपको एक कंप्यूटर की लैंग्वेज डेवलप करनी होती है और उसको एक प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको उस कोडिंग को कंप्यूटर लैंग्वेज की भाषा में आपको कंप्यूटर पर लिखना होता है। तो बेसिकली किसी प्रोग्राम को आपको बनाना हो तो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कोडिंग लिखना होता है, तब आप उस कोड को अपने कंप्यूटर पर लिख पाते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं कोडिंग। फोर्थ स्टेप है कंपाइल। कोडिंग करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है जो कि कंपाइल सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर कोई भी आपके प्रोग्राम में, आपकी कोडिंग में कोई भी मिस्टेक है तो कंपाइल करने से वो जो भी एरर है, मिस्टेक है, वो आपको पता चल जाती है। तो ये यूज़ होता है कंपाइल का, जो कि फोर्थ स्टेप है। और सी लैंग्वेज में इसकी शॉर्टकट की होती है, वो होती है Alt+F9। इसको प्रेस करने से आपका जो भी प्रोग्राम है, जो भी कोडिंग है, वो डायरेक्ट कंपाइल हो जाती है। आपको कंपाइल ऑप्शन पर नहीं जाना पड़ेगा और कंपाइल पर क्लिक नहीं करना होगा। आपको डायरेक्ट Alt+F9 दबाकर आप किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करा सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 5 की, रन द प्रोग्राम। इस स्टेप में क्या होता है कि आपके प्रोग्राम को कंपाइल कराने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है या कहें तो रन कराया जाता है। उसको आप रन करा के चेक करते हैं कि हमें जैसा आउटपुट चाहिए था वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने कंपाइल करा के चेक कर लिया, कोई एरर नहीं है। इसके बाद हमने उसे रन करा के देख लिया कि उसमें वही आउटपुट आ रहा है जो हमें चाहिए था। सो अब बात करते हैं स्टेप 6 की,
टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। इसका मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम में एरर को फाइंड करना या फिर किसी भी एरर को सही करना, उसे हम लोग टेस्टिंग और डिबगिंग कहते हैं। सो यही है आपका स्टेप 6, जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम में एरर को फाइंड करते हैं, उस एरर को सही करते हैं और उसे हम लोग टेस्टिंग और डिबगिंग कहते हैं। सो द लास्ट स्टेप इज़ स्टेप 7, मेंटेन एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, जब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाए उसके बाद अगर आपको उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी जोड़नी है या कहें उसमें कोड में थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं आपको, तो उसे हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रोग्राम में चेंजेस करने हैं, अगर वो सही से रन हो गया है और उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, तो फिर हम स्टेप 7 में उसे मेंटेन और मॉडिफाई करते हैं अपने प्रोग्राम को। सो ये थे 7 स्टेप प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। मतलब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व करना हो तो आपको ये बेसिकली 7 स्टेप को फॉलो करना है और किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ पर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पहला स्टेप अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, दूसरा स्टेप डिज़ाइन द प्रोग्राम एंड मेक डिक्लेरेशन, थर्ड स्टेप राइट द कोड, फोर्थ स्टेप कंपाइल, स्टेप 5 रन द प्रोग्राम, स्टेप 6 टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम, स्टेप 7 मेंटेन एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम। ये 7 स्टेप फॉलो करके आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो बात करते हैं एल्गोरिथम की। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम सिंपल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को लिखना होता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। क्या होता है, जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को लिखना होता है। जब आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में जब वो इंस्ट्रक्शन को आप लिख लेते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को लिखने के लिए किसी विशेष प्रकार की लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कोई भी एक स्पेशल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है उसमें। एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं एल्गोरिथम की। तो भाई ये एक इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है। इनके स्टेप जो होते हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश मतलब ईजी वे में लिखते हैं उसे। जैसे अगर हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो स्टार्ट ऐसा लिख के हम लोग स्टार्ट करते हैं उसे, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखते हैं उसे। कोई कोड नहीं लिखते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, कोई भी कोड हम एल्गोरिथम में यूज़ नहीं करते हैं। टॉप टू बॉटम पूरा हम उसको राइट करते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया है तो हमें पूरा एंड करना होगा उस प्रोग्राम का, ऐसा नहीं है बीच में छोड़ देना है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे एल्गोरिथम के। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं अपने एल्गोरिथम को। 2 एडिशन नंबर का हम ले लेते हैं। जैसे कोई भी 2 नंबर को हमें ऐड कराना है तो उसकी एल्गोरिथम अगर लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, तो ये जान लेते हैं। सो ये रहा आपका एग्जांपल। कोई भी 2 नंबर को अगर आपको ऐड कराना है तो इस तरीके से आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं। जैसे कि स्टेप फर्स्ट में मैंने लिखा है स्टार्ट। तो बेसिकली स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि शुरुआत करना। तो हमने अपने एल्गोरिथम में लिखा है स्टेप 1 में स्टार्ट, तो हमने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। स्टेप 2 में लिखा है कि एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर। अब स्टेप 2 का मतलब है यहाँ पर कि हमने यूज़र से पहले नंबर को एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया। और इसमें स्टेप 3 में लिखा है एक्सेप्ट सेकंड नंबर, तो इसका मतलब है कि यूज़र से हमने सेकंड नंबर को लिया। स्टेप 4 का मतलब है यहाँ पर ऐड दीज 2 नंबर्स। अब स्टेप 4 में हमने क्या किया कि दोनों नंबर को यहाँ पर ऐड करा दिया। अब स्टेप 5 में डिस्प्ले रिज़ल्ट, तो क्या हुआ, यहाँ पर आपने रिज़ल्ट को डिस्प्ले करा दिया और स्टेप 5 में आपने स्टॉप कर दिया प्रोग्राम को। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया इस एल्गोरिथम में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पूरे प्रोग्राम को लिख दिया। मतलब एक ऊपरी स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे घर बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, तो ऐसे ही हमने उस प्रोग्राम का एक एल्गोरिथम तैयार किया जिससे हम ईज़िली, अब कोई भी अगर आप किसी और को भी अगर इस एल्गोरिथम को दोगे जो लैंग्वेज को जानता होगा, प्रोग्राम बनाना जानता होगा, तो वो ईज़िली इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पे बना सकता है। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, सो अब बात करते हैं फ्लो चार्ट की। सो फ्लो चार्ट क्या होता है, जब भी हमें कोई भी प्रोग्राम या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो हम लोग एक प्रोग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। जैसे हम लोग एल्गोरिथम में करते थे, पूरे प्रोग्राम को एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग लिख देते थे, बिल्कुल ऐसा ही होता है फ्लो चार्ट में। पूरे प्रोग्राम को हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसे तैयार कर देते हैं, जिसमें से कई सारे सिंबल्स होते हैं उसके अंदर।
टर्मिनल होता है, इनपुट आउटपुट का एक सिंबल होता है, प्रोसेसिंग का सिंबल होता है, एक डिसीजन बॉक्स होता है और फ्लो लाइंस होती हैं, कनेक्टर होते हैं। तो ये सारे इस पूरे फ्लो चार्ट में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को तैयार करने में हेल्प करते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर कोई भी 2 नंबर का एडिशन वाला प्रोग्राम बनाना है और उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से तैयार करना है तो कैसे करेंगे। सो आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिख रहा होगा जिसमें मैंने 2 नंबर का एडिशन किया है और उस प्रोग्राम का मैंने एक फ्लो चार्ट तैयार किया है। बेसिकली आपको सबसे ऊपर स्टार्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसके नीचे इनपुट ए और बी, मतलब ए और बी की वैल्यू हमें इनपुट करानी है। फिर उसके नीचे आपको दिख रहा होगा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब कि जो ए और प्लस बी दोनों का जो एडिशन होगा वो जाके सी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग सी को प्रिंट करा देंगे और बाद में इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे। तो अभी इन सिंबल्स के बारे में पढ़ना बाकी है, तो हम पहले इन सिंबल्स के बारे में और पढ़ लेते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल से आगे इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनल की। जो टर्मिनल सिंबल होता है ये सबसे पहले शुरुआत में इस्तेमाल किया जाता है और लास्ट में, मतलब हम फ्लो चार्ट को अगर तैयार कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम के, उसे या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो कर रहे हैं, तो हम टर्मिनल का यूज़ जब करेंगे जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे या फिर एंड करेंगे। ठीक है, शुरुआत में करेंगे या फिर एंड में करेंगे, इन्हीं 2 जगह पर आपका टर्मिनल यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद इनपुट और आउटपुट का जो बॉक्स होता है इसको कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी आपको कोई भी चीज़ इनपुट लेनी है या फिर आउटपुट में आपको कोई भी चीज़ दिखानी है तो आप इनपुट आउटपुट बॉक्स का यूज़ करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में या फ्लो चार्ट में। इसके बाद जो प्रोसेसिंग वाला बॉक्स होता है या प्रोसेसिंग वाला सिंबल होता है, इसका बेसिकली जो भी आपके प्रोग्राम में प्रोसेस चल रही है उसको दिखाने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है। डिसीजन बॉक्स क्या होता है, डिसीजन बॉक्स में होता है कि कई सारी कंडीशन दी होती हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, तो उस कंडीशन को दर्शाने के लिए ये डिसीजन बॉक्स का यूज़ किया जाता है। फ्लो लाइंस क्या होती हैं, फ्लो लाइंस में जब भी आपका कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसका प्रोग्राम का फ़्लो दिखाने के लिए फ़्लो लाइंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्टार्ट से आपका कोई भी वैल्यू इनपुट करा रहे हैं तो स्टार्ट से इनपुट पे आ रहा है, तो ये एक फ़्लो लाइंस के ज़रिए हमें पता चल रहा है कि स्टार्ट से ये नीचे आया, फिर इसके बाद धीरे 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 ये एंड तक पहुंच गया। तो ये फ़्लो लाइंस के ज़रिए हमें पता चला है। अगर कंडीशन होंगी तो कंडीशन साइड फ़्लो लाइंस मुड़ जाएंगी। तो इस तरीके से ये फ़्लो लाइंस अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लगाई जाती हैं। एक और अभी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो उससे कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कनेक्टर का यूज़ कैसे करते हैं, कनेक्टर सिंबल के द्वारा प्रोग्राम को एक पेज से दूसरे पेज पर राइट किया जा सकता है। ठीक है, कनेक्टर सिंबल जो होता है इसको प्रोग्राम से एक पेज से दूसरे पेज पर राइट किया जा सकता है, ये कनेक्टर का यूज़ होता है। अब चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इस पूरे फ्लो चार्ट के जितने भी सिंबल हैं इन सबको एक एक करके हम एक एग्जांपल में समझ लेते हैं। सो ये रहा आपकी स्क्रीन पर एग्जांपल, जिसमें आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा टर्मिनल बॉक्स, जिसमें मैंने स्टार्ट लिखा हुआ है। इसके नीचे आपको इनपुट आउटपुट बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें रीड ए और बी को मैंने लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा कि वो ए और बी को पढ़ेगा और उसमें से देखेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और इसके बाद मैंने नीचे डिसीजन बॉक्स को दिया हुआ है। ये सारे के सारे किस से नीचे आ रहे हैं, फ्लो लाइन से। ठीक है, तो नीचे मैंने डिसीजन बॉक्स को दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एक कंडीशन को, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ए बड़ा होगा तो वो बी को प्रिंट करेगा, बी को प्रिंट कर देगा, और अगर बी बड़ा हुआ तो वो ए को प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली फिर नीचे आए, अगर वो ए को भी प्रिंट करता है या बी को भी प्रिंट करता है, कोई भी प्रिंट एक होगा, उसके बाद नीचे जाके प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बी को प्रिंट किया तो वो नीचे जाकर स्टॉप हो गया, प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हो गया, बी को उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ अगर ए को प्रिंट करता और नीचे आके ये भी एक प्रोग्राम को ख़त्म कर देता। तो ये था 2 नंबर, अगर कोई भी उनमें से पता करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसका प्रोग्राम ये फ्लो चार्ट की हेल्प से हमने देखा। सो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में बात